गौतम बुद्ध के सौतेले भाई की पत्नी, सौतेले भाई का नाम नंद, उनकी पत्नी सुंदरी, आज रात्रि को ही उसने कामोत्सव का आयोजन अपने महल में रखा है और कल सुबह रानी यशोधरा वैराग्य धारण करेगी। इसके लिए सारे कर्मचारी लगे हुए हैं काम में। उनमें श्वेतांग काम में लगा हुआ है, निहारिका काम में लगी हुई है, अलका काम में लगी हुई है और इसके अलावा जो सारे गौण कर्मचारी हैं वो सारे काम में लगे हुए हैं। श्वेतांग जो इसमें बताया है वो होशियार है कर्तव्य के प्रति, और दूसरा जो कर्मचारी है श्यामांग, जो काम हाथ में लेता है वो काम उससे उलझ कर रह जाता है, वो बार बार परेशान होता है। तो सुंदरी उसे कहती है कि इसको अंधकूप में डाल दिया जाए। तो श्यामांग को अंधकूप में डाल दिया जाता है। बाकी कर्मचारी सब काम में लगे हुए हैं। सुंदरी के निमंत्रण पर पूरे नगर में मुख्य अतिथियों को बुलाया गया है। आज कामोत्सव का आयोजन है। कामोत्सव का आयोजन में होता क्या है कि नगर वधू नृत्य करती है। नगर वधू का अर्थ वेश्या, रात्रि भर नृत्य करती हैं और शराब मदिरा चलती हैं। ये कामोत्सव का आयोजन आज ही कर रही हैं और आज इसलिए कर रही हैं कि शायद सुंदरी ये बताना चाहती है कि भोग विलासिता ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और सुबह ही रानी यशोधरा वैराग्य धारण करने वाली हैं। तो इस बात से श्यामांग जो नंद का कर्मचारी हैं, नंद कौन, गौतम बुद्ध के सौतेले भाई, उनका कर्मचारी हैं, और वो इस बात उसे अच्छी नहीं लगती कि कल ही रानी यशोधरा वैराग्य धारण करेगी और यहाँ रात्रि भर कामोत्सव का आयोजन होगा, आज ही क्यों रखा गया है। और नंद भी श्यामांग को चाहता है जिसे अंधकूप में डाल दिया गया है, क्योंकि वह अपना प्रतिरूप उसमें देखता है। कामोत्सव का आयोजन के लिए मुख्य अतिथियों को बुलाया गया है, लेकिन उसे अचरज होता है इस पहले अंक में कि कोई अतिथि आते नहीं हैं। मात्र एक अतिथि मैत्रेय ही आयोजन में आते हैं और वो ये बताने के लिए आते हैं कि और कोई नहीं आया है और मैं अकेला अतिथि और शायद अंतिम अतिथि यहाँ आया हूँ। दूसरे अंक में क्या होता है कि आयोजन के लिए अतिथि आए नहीं गए हैं और स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर सुंदरी के कक्ष की तरफ आए हैं। और नंद खुद महसूस करता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये शब्द वो नेपथ्य में सुनता है और इसको नज़रअंदाज कर देती है सुंदरी। और नंद को, जो गौतम बुद्ध के सौतेले भाई है, उन्हें लगता है कि ये तो बहुत गलत हुआ है और मुझे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, इस प्रमाद के लिए मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। तो सुंदरी उसे कह देती है कि ठीक है, आप अपने मन में रखना नहीं चाहते तो जाइए, जा सकते हो आप। सुंदरी को ये घमंड था कि उसका मानना था कि जो यशोधरा है वो इतनी सुंदर नहीं है और मैं बहुत सुंदर हूँ, और यशोधरा सुंदर नहीं होने की वजह से गौतम बुद्ध ने वैराग्य धारण किया है। सिद्धार्थ जो था वो गौतम बुद्ध बन गए। इसलिए वो कहती है कि नारी का आकर्षण ही पुरुष को पुरुष बनाता है, नारी का अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो ये कथन आ सकता है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, नारी का अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो सुंदरी क्योंकि अपने आप में घमंड है और उसे पता था कि उसका पति वैराग्य धारण कर ही नहीं सकता, और वह गौतम बुद्ध के साथ उसको भेज देती है। तीसरे अंक में गौतम बुद्ध उसकी, क्योंकि नंद के दो भाव है, एक तरफ अपनी पत्नी का आकर्षण उसे खींचता है
और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध के प्रति भी उसे लगाव है, वो आकर्षित है और अपनी पत्नी के प्रति भी आकर्षण है नंद को। इस भावना को गौतम बुद्ध पहचान लेते हैं और उसे पहले तो ध्यान नहीं देते हैं और उसे पास में बुलाते हैं और आनंद भिक्षु को कहते हैं कि इसके बाल काट दो, इसे दीक्षा दे दी जाए। अनमने भाव से नंद अपने बाल कटवा लेता है और लेकिन वो भिक्षा पात्र नहीं लेता है। वो जंगल की ओर चला जाता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो एक मृग का पहले उसने शिकार किया था, शिकार तो वो कर नहीं पाया था लेकिन उसे देखना था क्योंकि वो शिकार पूरे दिन उसका कर रहा था नंद, लेकिन कर तो पाया नहीं, लेकिन वो वहाँ पड़ा हुआ है क्योंकि वो थक के मर गया था। नंद उसे उठा के नहीं लाया था, तो उसे देखने के लिए भी वो वहाँ जंगल में जाता है और वहाँ उसे सिंह से भिड़ जाता है, लहूलुहान हो जाता है, बाल उसके कट जाते हैं। सुंदरी उसकी प्रतीक्षा में रहती है। सुंदरी को अपने घमंड है कि मेरा पुरुष ऐसा नहीं हो सकता। यशोधरा इतनी सुंदर नहीं थी, इसलिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। लेकिन वो देखती है कि वो उधर श्वेतांग और निहारिका आदि, अलका आदि सोचते हैं कि अभी तक, क्योंकि उनको ये सूचना मिल चुकी थी कि उसको दीक्षित कर दिया गया है, नंद को दीक्षित कर दिया गया है और वो उसे ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। इस बीच में नंद सुंदरी के कक्ष में आते हैं, उनके बाल कटे हुए हैं, पूरे लहूलुहान है वो, और सुंदरी अभी सोई हुई है। सुंदरी का उसने श्रृंगार की भी प्रयास किया था और उसका जो विशेषक अभी गीला पड़ा है। और वो जाता है और वो देखता है उसे अंधेरा छाया हुआ है और सुंदरी जग जाती है। सुंदरी जग जाती है तो इस भयानक स्थिति को देखती है तो वो महसूस करती है कि उसे वास्तविकता का पता चलता है कि मेरी क्या स्थिति है। यशोधरा की स्थिति मेरी स्थिति से अलग नहीं है। मेरे पति खुद भी गौतम बुद्ध के प्रति आकर्षण है। और नंद कहता है कि तुम क्या समझती हो कि तुम वो धुरी हो जिसकी चारों तरफ मैं घूमता रहता हूँ, ये बात सही नहीं है। यहाँ यथार्थ स्थिति से भी अवगत नंद उसे करा देता है। मैं तो चौराहे पे खड़ा ऐसा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे चारों दिशाएं ले लेना चाहती है। उसकी असमंजस स्थिति को भी वो व्यक्त करता है। तुम क्या समझती हो कि तुम ही वो बिंदु हो जिसके चारों तरफ मैं घुमा करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा कोई बिंदु नहीं है। तुम्हारे साथ में यदि मैं रहूँ तो मेरी स्थिति कितनी सी, इतनी सी, थोड़ी सी अंगुली से बताता है, इतनी सी स्थिति है। और अपना व्यक्तित्व भी बताता है कि तेरे साथ रहने से मेरा व्यक्तित्व कम हो रहा है। और ये जो स्थिति है इस पे पूरा आधुनिकता लिए हुए ये नाटक है और इसका अंत यही है कि वहाँ से नंद चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों। और इसका जो ये एक उक्ति है जो इसमें कहा गया है, ये नाटक जो लिया गया है सौंदरानंद महाकाव्य से, अशोक घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरानंद से लिया है। और नेहरू के राजहंस में एक ऐसी कथानक का नाटकीय पुनरीख्यान है जिसमें सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उसके बीच खड़े व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व है। इस एक उक्ति के आधार पर यह नाटक लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। तम गौरवम बुधगतम च कसम भार्यानुरागे पुनराचकर्षके सो अनिश्चन्यापियोनो तस्यो तरंगशिव राजहंस है। यानी कि बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींच रहा है और सुंदरी का अनुराग अपनी ओर। इसी दुविधा में उसे न जाते बन रहा है न रुकते। उसकी स्थिति लहरों पर डोलते हुए राजहंस की सी हो रही है। तो इस पे ये पूरा नाटक लिखा गया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये नाटक पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।